हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल सही होंगे। मेरा नाम है रोहित कुमार कोंडल और आज मैं आपके लिए मोशन स्ट्रेट लाइन वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, विच इज़ लेक्चर नंबर 5। ठीक है, और आज इस वीडियो सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होगा और उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, और उससे नेक्स्ट एक कंसेप्ट आएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, विच इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो ये लास्ट दो टॉपिक्स हैं इस वीडियो के और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ठीक है, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को, मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब में के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्लीज़ दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरे हर एक वीडियो की नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बिना देरी करते हुए स्टार्टअप करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए बात करते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के बारे में। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ क्या होती है? हैशटैग फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ या द मोशन ऑफ द बॉडीज़ फ्रीली फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी अलोन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज नोन एज फ्रीली फॉल। मतलब एक ऐसी बॉडी जो कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण, सिर्फ ओनली ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण ही वो गिरे विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज नोन एज द फ्रीली फॉल। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी हमारे पास, जैसे हमने बॉल ना एक सर्टेन हाइट से छोड़ी ऊपर से ना, तो जैसे उसको छोड़ देते तो वो एक्चुअल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे की तरफ जाती है, वो फ्रीली फॉल करती है। उसका जो मोशन है हम उस वक्त कहेंगे, हम उस टाइम में उसको कहेंगे कि वो उसका जो मोशन है वो फ्रीली फॉल है, फ्रीली फॉलिंग है, क्योंकि वो अंडर द इफेक्ट ऑफ वो मोशन हो रहा है। अगर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो मोशन हो रहा है, अगर मान लो जस्ट सपोज दैट ग्रेविटी ना हो तो वो क्या मोशन होगा? नहीं होगा, वो मोशन तो होगा नहीं, बिकॉज वो सारा का सारा जो मोशन है वो ग्रेविटी के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, वो ग्रेविटी के कारण मोशन हो रहा है। ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब जो बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आ रही है। और जो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कौन सी है? उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज इक्वल्स टू, उसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आया? इसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं हम। नेगेटिव क्यों लेते हैं आगे बताऊंगा मैं, पहले ये समझ लो वो हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है और उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ये होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फ्रीली फॉल, मोशन ऑफ, उसको बोलते हैं मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के कारण होता है। जस्ट सपोज दैट अगर मान लो एयर ना हो, रेजिस्टेंस, एयर जो भी कुछ भी रेजिस्टेंस करती है ना, एयर रेजिस्ट करती है, उसकी वजह से उसका मोशन रुक जाता है, तो हर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ही गिरेगा। समझ आया? ठीक है, जैसे यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जस्ट आपके पास ना दो बॉल्स हैं, आपने दो बॉल ली, जैसे मान लेते हैं उनका मतलब जो जो बॉल है, जैसे दो फुटबॉल्स बॉल ली है, एक फुटबॉल बॉल ली ना, बिल्कुल दोनों का बॉल, दूसरी बॉल ली आपने फुटबॉल जैसी ही ली, पर उसमें अंदर ना वो सॉलिड भरा हुआ है इस बॉल के अंदर, और दूसरी आप ऐसी बॉल है वो अंदर से खोखली है। दोनों का जो बाहर से वॉल्यूम देखा जाए, वॉल्यूम बिल्कुल उनका बिल्कुल दोनों का सेम है और शेप भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो जब दोनों बॉल्स को एक सर्टेन हाइट से फेंकेंगे, बिल्कुल सेम हाइट से फेंकेंगे ना, और यहाँ एयर रेजिस्टेंस को आप निगलेक्ट कर दो, एयर है ही नहीं है ना, तो ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे बिल्कुल सेम टाइम पे गिरेगी, दोनों बॉल सेम टाइम पर ही गिरेंगी। ठीक है, तो दैट इज द एग्जाम्पल है ना, तो दोनों बॉल जो बिल्कुल सेम टाइम पे गिरेंगी, वो जो गिरेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से गिरेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है, कैन बी ऑब्टेन सब्स्टिट्यूट जी इन प्लेस ऑफ ए। देखो आपने काइनेमेटिक इक्वेशन मैंने डिस्कस की थी फोर्थ लेक्चर में, वहाँ पे एक्सेलरेशन टर्म आती थी, यहाँ पर आपने वहाँ एक्सेलरेशन ए होती थी ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन ए है ना, तो यहाँ ए को आपने जी के साथ रिप्लेस कर देना है और वही जो इक्वेशन बन जाएगी, वही काइनेमेटिक इक्वेशन आपकी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस क्या करना है, आपने g को a की जगह रिप्लेस करना है और s को h की जगह रिप्लेस करना है ना, s की जगह आपने h कर देना है और g की जगह आपने a कर देना है, सॉरी a की जगह आपने g करना है ना।
तो एस की जगह क्यों एच में हाइट से फेंकेंगे ना, कोई चीज़ ऊपर से फेंकी जाती है फ्रीली फॉलिंग, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। इज इट क्लियर? फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए इक्वेशन है ना। सेकंड इक्वेशन बन जाएगी h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ah। इससे नेक्स्ट इक्वेशन एच एनथ इज इक्वल्स टू एच एन एथ इज इक्वल्स टू यू प्लस ए नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा जी बाई टू एन माइनस वन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन थी। ये दीज आर दी ऑल दीज आर दी इक्वेशन ऑफ, ये सारी के सारी पता है किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ऑल आर द इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये इक्वेशन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की है। यहाँ पे अगर देखो यहाँ पर अब नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं। ये जो प्लस की जगह ना, प्लस की जगह यहाँ हर एक पे नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था 2a था ना, a की जगह g आएगा और यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा। अब ये नेगेटिव साइन क्यों लग रहा है? हर एक जगह पे जहाँ पर पहले प्लस था ना, अब यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने जब ए की जगह हमने माइनस जी पुट करना है, ए की जगह जी नहीं पुट करना है, माइनस जी करना है हमने। क्यों करना है माइनस जी? बिकॉज सिंस जी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स। ठीक है, यहाँ लिखा है जी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स, क्योंकि जो जी है हमेशा नीचे की तरफ लगता है। सो जी इज टेकन एज अ नेगेटिव। जी माइनस जी की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड वेदर दी बॉडी गोज अप और फॉल्स डाउन। चाहे बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, आपने जी हमेशा नेगेटिव ही लेना है। तो दीज आर द इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gh, एच एन एथ इज इक्वल्स टू यू माइनस जी बाई टू एन माइनस वन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी। चलो अभी देखते हैं। नाउ इफ़ अ बॉडी इज रिलीज्ड और ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। ठीक है, एक सर्टेन हाइट से या ड्रॉप की, आपने रिलीज की, छोड़ी वहाँ से ना ऊपर। ठीक है, देन इनिशियल वेलोसिटी थी बॉडी इज टेकन एज जीरो। देखो आपने जहाँ से छोड़ी वहाँ से आपने पकड़ी, तब उस समय तो कोई वेलोसिटी थी नहीं उसके पास, तो उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इज इक्वल टू जीरो होगी, है ना। हैज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिटन एज, तो वो मॉडिफाई हो जाएंगे थोड़ी इक्वेशन। किस तरह के हो जाएंगे? क्योंकि u आपने जीरो कर दी तो v इज इक्वल्स टू माइनस जी टी बन जाएगा। पीछे वाली इक्वेशन में देख सकते हो आप, u की जगह जीरो पुट करो तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, इज इक्वल्स टू माइनस 9.8, जी की वैल्यू 9.8 टी। सिमिलरली वो सेकंड इक्वेशन h इज इक्वल्स टू, आपने u को जीरो पुट किया, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 9.8 टी स्क्वेयर। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, ये ऊपर पीछे वाली इक्वेशन आप देख सकते हो कैसे बनी है ना। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, यू को जीरो को दिया हर इक्वेशन में, तो ये सेकंड वाली इस तरह से बन गई। इज इक्वल्स टू माइनस हाफ 9.8 वैल्यू जी की पुट करती हमने, और यहाँ से कैंसिल किया 4.9 आ गया, और ये माइनस 4.8। सिमिलरली ये थर्ड और फोर्थ भी कुछ इस तरह से की। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gh इज इक्वल्स टू माइनस 9.6h। 2 से g को इंटू ये वैल्यू है एच एन एथ इज इक्वल्स टू माइनस जी बाई टू एन माइनस वन। सो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस 4.92n। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज मॉडिफिकेशन करती है जब u को आपने इनिशियल वेलोसिटी आपकी जब जीरो हुई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब मैंने पहले बताया है चेंज। ठीक है, तो हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम और फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए हम। ठीक है, तो टाइम को हम हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं, है ना, और वाई यहाँ पर हमारे पास जी की जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू नेगेटिव है, तो हमने एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लिया, वेलोसिटी भी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, और आपकी डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो, ये ग्राफ किस तरह से बने हैं। तो चलिए पहले देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में क्या है कि आपको पता है कि एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम आपने एक्स एक्सिस की तरफ लिया, ये वाई एक्सिस की तरफ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए कैसे ग्राफ बनाना है, वो कांस्टेंट कितनी 9.8 है, 9.8 ही एक्सेलरेशन होती है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पर वो नेगेटिव होती है, हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। नेगेटिव लिया तो हमने इसको नेगेटिव एक्सिस एक्सिस की तरफ, सॉरी वाई एक्सिस की तरफ लिया, जो कि नेगेटिव वैल्यू आई। सो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ली, समझ आएगा।
इस केस में क्या है कि फॉर्मूले से देख सकते हो आप, यहाँ से v इज इक्वल्स टू माइनस जी टी एंड विच इज इक्वल्स टू माइनस 9.8 टी। यहाँ से आपको यहाँ से आप क्लैरिटी कर सकते हो कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी के है, ठीक है। और जैसे जैसे माइनस में होगा बस, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना उस समय आपकी जो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, वह नेगेटिव एक्सिस की वाई एक्सिस की तरफ। इस फॉर्मूले से क्लैरिटी मिल रही है। और ये देखो ये जो कैसे बनाया है, ये देखो ये सेकंड वाली इक्वेशन को देख सकते हो, h इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करके ये देखो माइनस 4.9 टी का स्क्वायर, ठीक है। तो h यहाँ से क्या है, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी का स्क्वायर। इसका ये मतलब है कि ये एक्चुअल में ये देखो ये कब होता है, जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के ना, पैराबोला की इसमें आता है ना, पैराबोलिक टाइप की इक्वेशन होती थी। तो इस तरह ये पैराबोलिक बन रहा है पर नेगेटिव की तरफ बन रहा है। तो पैराबोलिक जस्ट लाइक ये बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, ठीक है। तो टी एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बन रहा है क्योंकि नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव की तरफ पैराबोला बन रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो इस तरह से बने हैं ग्राफ। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट होता है वो आज मैं आपको बिल्कुल ढंग से समझा दूंगा। पहले ये बात करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब रिलेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बहुत समय पहले ये बात आती, मतलब बहुत समय पहले की बात है कि न्यूटन कहते थे, न्यूटन का मानना था कि जो मोशन की बात करते हैं ना, पहले पहले मोशन पे लेते हैं ना, मोशन टाइम पे लेते हैं ना, पर टाइम की बात है ना। तो न्यूटन का मानना था कि जो हमारे पास जो टाइम है ना, टाइम टाइम एब्सोल्यूट है। टाइम टाइम एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जो जो टाइम अर्थ पे हो रहा है ना, जैसे मान लो अर्थ पे कुछ भी टाइम मान लो 12 बज रहे हैं ना, ठीक है। तो पूरे यूनिवर्स में ही 12 बज रहे हैं, हर एक प्लेनेट पे ही 12 ही बज रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। टाइम आपका एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम आपका रिलेटिव है। रिलेटिव का ये सेंस है कि हो सकता है कि यहाँ पर 12 बजे हैं, पर हो सकता है कि किसी और प्लेनेट में कुछ और टाइम हो, कहीं और जगह पे कुछ और टाइम, मतलब टाइम टू मतलब टाइम वो चेंज करता है, वो एक जैसा रहता है। मतलब हर एक चीज़ वो चेंज करती है। चेंज करने का ये मतलब है कि किसी के रिस्पेक्ट में अलग अलग होती है। जैसे हमारा हर एक चीज़ रिलेटिव है, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। ये समझो कि जैसे मोशन पे लेता हूँ मैं, जैसे मोशन भी आपका एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी आपका रिलेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी मैं बैठा हुआ और मैं रेस्ट पे हूँ, मेरे अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू, मेरे अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू मी, तो मैं रेस्ट पे हूँ। अगर कोई बंदा मुझे अर्थ से बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में मोशन में, बिकॉज क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में पूरी अर्थ मोशन में है, तो मैं भी मोशन में होऊंगा। समझ आ रहा है आपको? तो अब सवाल ये है कि दोनों में सच कौन कह रहा है, ठीक है। तो सच दोनों एक दूसरे मतलब सच कह रहे हैं, मतलब दोनों अपने अपने हिसाब से बिल्कुल सच कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि जो आपके हिसाब से सच है ना, आपके लिए वही सच है। जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, आपके लिए वही सच है। जैसे वो बंदा बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है कि वो मोशन में है, तो उसके लिए सच वो है। मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल रेस्ट पे हूँ ना, तो मेरे लिए सच ये है, ठीक है। समझ आ रहा है? जो आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वही आपके लिए सच है। और वैसे एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हर एक चीज़ रिलेटिव है। आपका मोशन रिलेटिव है, आपका टाइम रिलेटिव है, सिमिलरली आपकी वेलोसिटी भी रिलेटिव है। समझ आ रहा है? वेलोसिटी भी एब्सोल्यूट नहीं है, हर एक चीज़ रिलेटिव है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है पहले समझ, डेफिनेशन से समझेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी, एक्चुअली में रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव में क्या होना चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट चाहिए, कि रिलेटिव में कंपैरिजन कंपैरिजन आएगा ना। देखो यहाँ दो ऑब्जेक्ट चाहिए पहले हमें। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बी इज द टाइम रेट एट विच द ऑब्जेक्ट ए चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट बी। इसका ये मतलब है कि कुछ नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट उसमें रिस्पेक्ट टू बी, उसमें क्या है कि चेंज इन पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स है ना, दो ऑब्जेक्ट्स पहले एट टाइम्स इक्वल टू 0 पे यहाँ पे थे, और एट टाइम्स इक्वल टी पे उन्होंने अपनी पोजीशन में जो भी चेंज किया, क्योंकि हमने जो पोजीशन में जो भी चेंज किया उसको टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है, वही आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी ए ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू बी।
समझ आ रहा है? वही आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है। मतलब जैसे मान लेते हैं कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी वो पोजीशन में जो चेंज आता है ना, चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पी इज ए टाइम रेट, टाइम के रिस्पेक्ट में देखनी है अपने पोजीशन में चेंज। देखते हैं आपको ये ज़्यादा कंसेप्ट समझ आएगा। जैसे मैं मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन जब डराइव करूँगा इसका, तो यही डेफिनेशन थी, डेरिवेशन मतलब एक्सप्रेशन देख लो इसका। तो आपने कंसिडर किया कुछ इस तरह से ना, यहाँ से ये ओरिजिन है, जैसे एक्स एक्सिस आपने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं ए एंड बी, एट पर्टिकुलर टाइम इज इक्वल टू 0 पे इनकी पोजीशन ये थी, आफ्टर टाइम टी पे इसकी पोजीशन, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन ये होगी। यहाँ से इनका जो डिस्टेंस है x01 है ओरिजिन से, x02 इस बी ऑब्जेक्ट का एट टाइम्स इक्वल टू 0 की बात करी गई है। तो x1 ये डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट ए का, x2 इस ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट बी का एट टाइम्स इक्वल टू टी पे। तो नेक्स्ट वो कंसिडर ऑब्जेक्ट ये है मूविंग विद कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 v2 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो ये समझ आ गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये सेंस है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, चेंज बिल्कुल सेम वेलोसिटी के साथ है ना, चेंज नहीं करती। सो लेट ये जो अब मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट एट टाइम इज इक्वल x02, ये बी के ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ x1 है, x2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी है एट टाइम इज इक्वल टू टी। So displacement of object A, displacement of object A in time इस इंटरवल में t माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ गया और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। तो x1 माइनस x01 फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, और ये टाइम तो देखो t माइनस 0t आ गया, टाइम ही आ गया। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, x1 और x01 को इस तरफ ले गए और प्लस p1 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट b, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बी की डिस्प्लेसमेंट बन गई, इज गिवन बाय इन दिस वे ना। तो ये गिवन बाय x2 माइनस x01 v2 माइनस ये x2, इसको इस तरफ है। इस सिमिलरली दो टाइप्स की इक्वेशन बन गई यहाँ पे, कुछ नहीं है, दो तरह की इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 है ना, ऐसे लिखेंगे आगे। तो अभी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। तो x2 माइनस x1 आ गया, x02 माइनस x01 आ गया, प्लस v2 माइनस v1 आ गया और t आ गया, ठीक है। तो अभी ये समझते हैं कि ये जो x2 माइनस x1 है, इसको कहेंगे हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a, ठीक है। तो इसको कहेंगे रिलेटिव, इसको समझ लो, रिलेटिव displacement. This is the relative displacement of object B with respect to object A, ठीक है, बट एट t इज इक्वल्स टू t टाइम पे। समझ आ रहा है? सिमिलरली ये भी रिलेटिव है डिस्प्लेसमेंट ऑफ object B with respect to object A at t is equals to, but at t is equals to, similarly ये क्या है, relative displacement of the object B with respect to object A but at t is equals to 0 टाइम पे। समझ आ रहा है? और ये जो है ना v2 माइनस v1, इसको बोलते हैं relative velocity, relative velocity of object B with respect to object A। समझ आया? यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉडिफिकेशन फॉर्म में कि v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू व्हाट, इसको जब ना जब उस तरफ ले जाएंगे हम, देखो यहाँ से ना x2 ये आएगा और इसको इस तरफ ले गए हम, व्हेन भी जब इसको हम इस तरफ ले गए, यहाँ से पुटअप कर सकते हैं ना। पुटअप करने का सेंस क्या है कि ये जो x2 माइनस x1 है, इसको हम मान लेते हैं ये x, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x इक्वल है, और ये जो 0 से 0 2 और 0 1 ना, इसको हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x0, ठीक है ना। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसके रिस्पेक्ट में, ये वाली मतलब इसके ना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये जो v2 माइनस v1 है ना, इसको रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखें,
बी सेकंड की ए, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ बनती ना, ये देखो यहाँ सिंपल, ये इसको इस तरफ ले गए, समझ, x2 माइनस x1, इसको इस तरफ ले गए x0 1, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं ना, v2 माइनस v1 क्या था, b a और t तो ऑलरेडी रहेगा इज इक्वल्स टू, ये x2 माइनस कितना था x यहाँ से इक्वल, और ये x0 2 x01 कितना था वो यहाँ से देखो x0 के, तो b इज इक्वल्स टू x माइनस x0 डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। और यहाँ से ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, ये रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे मान लो रिलेटिव वेलोसिटी का कभी भी आपने एक्सप्रेशन लिखना हो ना, तो सिंपल आप लिख सकते हो उसमें, जैसे मान लो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, मैं बता रहा हूँ ए बी के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी पहले ए की लिखनी, वेलोसिटी लिखनी पहले ए की, सॉरी, माइनस वेलोसिटी अपने बी की लिखनी। आपसे पूछिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, तो अपने रिलेटिव वेलोसिटी पहले वेलोसिटी सिर्फ सिंपल वेलोसिटी बी के फिर ए की लिखनी है आपने, तो इस तरह से लिख सकते हो आप, और ये एक्सप्रेशन बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं इनके स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस में क्या है, फर्स्ट स्पेशल केस क्या है कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी में क्या है कि जैसे मान लो आपकी जो वेलोसिटी है v2 इज इक्वल्स टू v1, वो इक्वल होगी, जैसे मान लो वो v के इक्वल हो गई, ठीक है। मतलब वेलोसिटी आपकी जब वो इक्वल हो गई ना, व्हेन योर वेलोसिटी इज इक्वल, तो जैसे मान दोनों की वेलोसिटी v हो गई, ठीक है, तब ये जो एक्सप्रेशन है, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन, तो ये क्या बन जाएगा, ये जैसे मान लो ये कैसा है, इसको लिखने का तरीका, ये जो ऊपर लिखा था ना, ये क्या चीज़ है, ये v2 माइनस v1 है ना, और ये x, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये देखो v2 माइनस v1, ये v के इक्वल हो गया, ठीक है। जब ये v के इक्वल हो गया, v2 भी v है और ये v1 भी v है, ठीक है। तो ये ओवरऑल यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो आएगा, तो यहाँ से ये जो x माइनस x0 है वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो x है वो x0 के इक्वल होगा। ये समझ आ गया, ये क्या हो रहा है, ये आपको क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पे। तो इसका ये क्या मतलब है, जो x है वो x0 के इक्वल होगा, इसका ये मतलब है, इट मीन्स दैट द टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी अलोंग द सेम डायरेक्शन स्टे एट कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट ड्यू टू होल जर्नी, अपार्ट ड्यूरिंग द होल जर्नी। जैसे मैं लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द टू ऑब्जेक्ट्स, द टू लिखो, ऑब्जेक्ट्स मूविंग with equal velocity is along the same direction stay at constant distance apart, stay at constant distance apart during the whole journey, ठीक है। इट मीन्स द टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी अलोंग द सेम डायरेक्शन, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं इक्वल वेलोसिटी के एक डायरेक्शन में, स्टे एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट, मतलब स्टे एक कांस्टेंट डिस्टेंस के अपार्ट में रहेंगे, अपार्ट का मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस दूर रहेंगे ड्यूरिंग द होल जर्नी। जैसे मान लेते हैं ग्राफ से रिप्रेजेंट कैसे, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसका कैसे रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस की तरफ आपने टाइम लिया है, वाई एक्सिस की तरफ आपने ये डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ली है, ठीक है। x01 ये पोजीशन है इसकी, x01 एट टाइम इज इक्वल 0 पे ना, और ये जो x02 ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो वो एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, एक कांस्टेंट डिस्टेंस दूर है, ठीक है। ये फिक्स डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच, ये देखो दोनों के बीच डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वो बिल्कुल दूर है, और ड्यूरिंग अ होल जर्नी। तो ये इसका ग्राफ हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए का ये इस तरह से, और ये कांस्टेंट डिस्टेंस दूर है, एक थोड़ा सा कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, कुछ भी होगा कांस्टेंट डिस्टेंस एक दूसरे। तो इसका फर्स्ट का हमने कुछ इस तरह से ग्राफ बना दिया, सेकंड वाले का हमने कुछ इस तरह से बना दिया। इज इट क्लियर, कांस्टेंट डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट डिस्टेंस इनको दूर रखा ड्यूरिंग होल जर्नी, तो इस तरह से इनका ग्राफ बन जाएगा। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल केस की तरफ पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्पेशल केस है इसका कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अनइक्वल वेलोसिटी,
तो मतलब दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं अनइक्वल वेलोसिटी के साथ। अनइक्वल वेलोसिटी का सेंस क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी है जैसे दो केसेस में अनइक्वल हो सकती है, या तो आपकी जो अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्पेशल केस की, उसमें क्या है व्हेन दी टू ऑब्जेक्ट्स मूव विद अनइक्वल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपकी दो ऑब्जेक्ट्स है ना वो मूव करते हैं अनइक्वल वेलोसिटी के साथ, हो सकता है कि आपकी जो दो केसेस बन सकते हैं इसके, या तो आपकी जो वेलोसिटी v1 वो ज़्यादा हो v2 से, या तो v2 ज़्यादा हो v1 से। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस देखेंगे उसमें देखेंगे जो v1 है वो v2 से ज़्यादा है। जब आपका जो v1 है v2 से ज़्यादा होगी जब आपकी वेलोसिटी, तो उस समय आपका जो ये x माइनस एक्स नोट का जो डिफरेंस है ना, ये कहाँ से आया, जो हमारे पास फॉर्मूला था, देखो यहाँ देख सकते हो ये जो फॉर्मूला था ना हमारे पास, ये बड़ा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आया ये डिफरेंस है ना। तो ये जो x माइनस एक्स नोट का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इज नेगेटिव। ठीक है, इसका ये मतलब है दिस शोज या दिस मीन्स, ये बताता है, या शो लिख सकते, दिस शोज दैट द सेपरेशन separation between two separation between two moving objects will go on decreasing with time ठीक है, सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ वो बिल्कुल कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि एट सम टाइम, या सॉरी आफ्टर सम टाइम द टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स विल मीट, वो एक दूसरे मीट करेंगे ना। देखो यहाँ पर ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, तो ये x01 है ना, पार्टिकल की जो पोजीशन x02 है, तो ऐसे से चल रहा है ग्राफ, ये देखो ऊपर जा रहा है इसका ना, v1 है फास्ट ऑब्जेक्ट जो फास्ट चल रहा है, ये v2 स्लो है। तो एक आफ्टर सम टाइम वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक डिस्टेंस पे मिल रहे हैं। वो जो प्लेस है ये देखो, ये है वो मीटिंग प्लेस, यहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि आप सोच सकते हो कि एक क्या होगा कि गाड़ी है ना वो कोई स्पीड के साथ चल रही है, ठीक है, मान लो v2 के साथ चल रही है ना, और दूसरी गाड़ी वो v1 के साथ आ रही है, v1 ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो एक जैसे v1 v2 चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है ना, और v1 पीछे से आ रही है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो एक टाइम क्या होगा कि वो एक दूसरे एक डिस्टेंस पे मीट करेंगे ना, और v2 निकल जाएगी आगे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो v1 ये है जो कि फास्ट ऑब्जेक्ट, और स्लो ऑब्जेक्ट v2 है, और एक टाइम पे एक टाइम और प्लेस पे मिलते हैं, ये बड़ा प्लेस है वो। नेक्स्ट यहाँ पे केस बन सकता है कि उस समय आपकी जो v2 है वो v1 से ज़्यादा हो, तो उस समय क्या होगा कि जो x माइनस एक्स नोट का जो डिफरेंस है वो आपका पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव होने का ये मतलब है, ये दिस मीन्स या दिस शोज दैट दी सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स separation between two moving objects will go on increasing with time। इसका मतलब है increasing with time। और इसका जो ग्राफ है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ, वो नीचे बनाया है। देखो ये x01 का है, तो ऐसे स्लो ऑब्जेक्ट है, v1 स्पीड के साथ आ रहा है। दूसरा है x02 जो फास्ट ऑब्जेक्ट है। तो सेपरेशन देखो, पहले ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा ना इनका, ये ग्राफ ऐसे होगा, पहले स्ट्रेट लाइन, ये इस तरह से लाइन बनी होगी, ठीक है, और इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी, फिर सेपरेशन बढ़ रहा है। तो ये देखो, ये लाइन इस तरफ जा रही है ऊपर की तरफ, ये स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे बन नहीं रही, स्ट्रेट पर स्ट्रेट है, सेपरेशन बढ़ रहा है, तो ऊपर को चली जा रही है और ये नीचे की तरफ जा रही है, सेपरेशन बन रहा है। ठीक है, तो देखो सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट विल गो ऑन इंक्रीजिंग टाइम के साथ। इज इट क्लियर? तो ये दो स्पेशल केस थे। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल केस सेकंड था, इसके दो पार्ट से। थर्ड स्पेशल केस की बात करते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग, या दो ऑब्जेक्ट्स मूविंग कर रहे हैं इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो एक की जो स्पीड है, जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट ले लिया, ए ले लिया, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है v1 स्पीड के साथ, दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है v2 स्पीड के साथ, अपोजिट डायरेक्शन दोनों की। ठीक है, तो हम v1 को पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, वी ए माइनस बी बी। ठीक है, वी ए की कितनी है, ए वाली की v1 है ना, और v2 है। इज इट क्लियर? ठीक है, सॉरी, इसकी कितनी है, v1 है ना वेलोसिटी, और इसकी कितनी है, ये फॉर्मूले में नेगेटिव,
ठीक है, और ये एक इसका है नेगेटिव, ये नेगेटिव फार्मूले का है और ये इसका नेगेटिव है, बिकॉज इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस की तरफ है तो उसको हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ओवरऑल ये माइनस प्लस बन जाएगी, तो ये बन गई, क्योंकि ये तो v1 है ना, माइनस फार्मूले का है, और ये जो वेलोसिटी v2 ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसको पॉजिटिव लिया जा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जा रहे हैं, और यही आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई थर्ड के केस में, ठीक है। तो ये थे 3 केस रिलेटिव वेलोसिटी के, और ये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा होगा आज के लेक्चर में, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर में बिल्कुल मज़ा आया होगा इनको रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझने में। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, ये जो वीडियो सीरीज बनाई थी मैंने मोशन स्ट्रेट लाइन, ये समाप्त होता है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लिए लेके आएंगे वेक्टर्स का, उसमें हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, बहुत सारे वेक्टर्स आएंगे, वेक्टर क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, उसमें दोबारा पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो लेक्चर समाप्त होता है, और ये सारे के सारे कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ यहीं पे, और आई होप आपको बिल्कुल मज़ा आया होगा आज के लेक्चर में। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, थैंक यू।